गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग बीकॉम थर्ड ईयर का कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टडी कर रहे थे, है ना। उसी में हम लोगों ने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ स्टडी की थी बच्चों। अब हम यहाँ पर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ यानी कि वित्तीय क्रियाओं से रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, उसका क्वेश्चन हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। हमने बात की थी कि वित्तीय क्रियाओं में हम क्या क्या काम करते हैं। बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड कवर करते हैं। मतलब अगर आपने कोई भी फर्दर इक्विटी शेयर कैपिटल इशू की है प्रोसीड्स, तो उससे आपके पास पैसा आएगा, है ना। आपने अगर उसे प्रीमियम पर इशू किया तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम भी कैश इन फ्लोज का ही पार्ट होगा, ठीक है। और अगर आपने कोई भी जो शेयर्स हैं उनका प्रेफरेंस शेयर्स हुए या डिबेंचर्स हुए, अगर आपने उन्हें फर्दर इशू किया है तो वो भी आपके प्रोसीड्स का हिस्सा होंगे, कैश इन फ्लोज। लेकिन अगर आपने उनका रिडम्पशन कर दिया यानी रीपेमेंट कर दिया, पुनर्भुगतान कर दिया किसी भी लॉन्ग टर्म लोन्स का, डिबेंचर्स का, तो वो सब आपके लिए आउटफ्लो होगा, यानी कि आपका जो कैश है वो बाहर जाएगा और आपके यूजेस में इंक्लूड होगा, है ना। तो इस तरीके से डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड, इन दोनों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। ये हमने पहले भी बात की थी कि डिविडेंड अगर आप कोई भी पे करते हैं तो इसका मतलब आपने अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल जो इशू की हुई है उस पर आपने पे किया है। ये बिजनेस के ऑर्डिनरी पार्ट का हिस्सा नहीं है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा नहीं है, ठीक है। इसी तरह से आप जनरली जो इंटरेस्ट पे करते हैं, अगर आप डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, नॉर्मली हम इंटरेस्ट डिबेंचर्स पे ही पे करते हैं जब हमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया होता, तो वो भी किसका पार्ट होता है, फाइनेंसिंग का ही पार्ट होता है। क्रेडिटर से अगर हमें कोई क्रेडिट मिलती है तो जनरली वो 2 या 3 महीने तक मैक्सिमम होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, उस पर हमसे जनरली कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाता। अगर स्पेसिफाइड किया है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड हो तो उसे हम वहाँ इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज मैक्सिमम टाइम्स हम उसे यहीं इंक्लूड करेंगे। इंटरेस्ट पेड इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, रिमेंबर दिस, ओके। तो देखिए, इस पर बेस्ड हम एक प्रॉब्लम करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में हमें, इक्विटी शेयर कैपिटल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस हमें मेंशन्ड है। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम बैंक एटसेट्रा। वर्ष के दौरान समता पूंजी पर 10% लाभांश, पूर्वाधिकार अंशों पर 10% और ऋण पत्रों पर 6%। जनरली जो भी इंटरेस्ट या डिविडेंड पे किया जाता है वो ओपनिंग बैलेंस पर ही किया जाता है, ओके। शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स एंड बैंक लोन, तो इन सब पर हमने जो भी पेमेंट्स किए हैं वो सब हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है। तो हम देखिए इसमें अब सोर्सेज और यूजेस को लिखते हैं, किस तरह से हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख से 5 लाख हो गई है, इसका मतलब 1 लाख सोर्सेज हो गए हमारे। तो हम इसे लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना। सीधा 1 लाख हमारे सोर्सेज हो गए हैं। देन उसके बाद देखिए सेकंड नंबर पे प्रोसीड्स फ्रॉम बैंक लोन, बैंक लोन हमारा 1 लाख से 1,25,000 हो गया है, ठीक है। तो मैंने पहले बैंक लोन ले लिया, प्रोसीड्स फ्रॉम बैंक लोन 25,000, ठीक है। ये हमारे सोर्सेज हो गए। अच्छा, अब मैं प्रेफरेंस शेयर की बात करूं, मैंने उसे छोड़ दिया था। 1 लाख से 1 लाख है तो उसमें कुछ चेंज ही नहीं हुआ। डिबेंचर्स 2 लाख से 1,50,000 हो गए, साफ दिख रहा है 50,000 का रिडम्पशन हो गया, रीपेमेंट हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा यूजेस हो गया, दैट इज कैश आउटफ्लोज, है ना। तो हम इसे क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, इसके लिए आप पढ़कर आए हैं 12th में टर्म रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट, तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कितना 50,000 का रिडम्पशन हो गया, तो इसको आप ब्रैकेट में लिख दीजिए, ठीक है। ये तो हमने ऊपर कैपिटल्स की बात की। अब हमने इन पर जो भी डिविडेंड या इंटरेस्ट पे किया है वो भी यहीं पर आना है और सब माइनस होगा क्योंकि सब हमारा यूजेस है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इक्विटी की हम बात करें, उस पर 10% हमें डिविडेंड देना है, तो डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी कैपिटल, है ना। ओपनिंग पर दिया जाता है हमेशा 4 लाख का 10%, दैट इज 40,000 इक्विटी का हो गया। देन उसके बाद उसने हमसे कहा प्रेफरेंस का भी 10% है, प्रेफरेंस कितना है 1 लाख, 1 लाख का 10% 10,000, तो डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वर्थ ₹10,000। देन उसके बाद डिबेंचर्स पर हमने 10% इंटरेस्ट पे किया, 2 लाख का 10%, तो हम इसे लिखेंगे इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। 2 लाख का 10% 20,000 हो गया। एंड लास्ट वन इज
बैंक लोन पर उसने सीधा 11,000 का है तो 11,000 लिख दीजिए। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन 11,000, ठीक है। बस इसके अलावा और कुछ हमें इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं है, हम इसका टोटल लगा दें तो हमें पता लग जाएगा। 50, 40, 90, 1 लाख, ये 1 लाख से 1 लाख कैंसिल हो गया, 25 में से 20 भी कैंसिल हो गया, +5 और -11 तो -6,000, तो 6,000 के हमारे क्या हो गए, दैट इज कैश आउटफ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिव, जब आपने यहाँ आउटफ्लो लिखा तो आपको यहाँ पर फिर ये ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है ना। पहले मैंने इसलिए लगाया क्योंकि हमने कैलकुलेट करके उसको शो किया, लेकिन अब आपको अगर आप यहाँ आउटफ्लो वर्ड यूज़ करते हैं तो फिर अब यहाँ पर आपको 6,000 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से कैलकुलेशंस करते हैं कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज की, ठीक है बच्चों। हम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ पर बेस्ड एक और प्रॉब्लम करते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस यहाँ पर मेंशन्ड है। फर्नीचर एट कॉस्ट है ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, देन कैपिटल लोन फ्रॉम बैंक। फिर उसने कहा वर्ष के दौरान 4,000 की लागत का फर्नीचर 3,000 के लाभ पर बेचा। ड्यूरिंग द ईयर फर्नीचर कॉस्टिंग 4,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट 3,000। 4,000 उसकी कॉस्ट थी, उसे 3,000 के प्रॉफिट पर सेल किया है ना। उसने हमें इस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताया ना, इसका रिटन डाउन वैल्यू बताया है ना, ध्यान दीजिए इस बात पे। वर्ष के दौरान फर्नीचर पर 5,000 रुपये का मूल्यह्रास वसूल किया गया। ओवरऑल फर्नीचर पर ये बात कर रहा है कि फर्नीचर पर पूरे साल में हमने 5,000 का डिप्रिसिएशन चार्ज किया। वेरी गुड, फाइन। तब हम इसमें इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कैलकुलेट करें। पहली बात आप ध्यान दीजिए कि फर्नीचर तो इन्वेस्टिंग का पार्ट है, लेकिन कैपिटल और बैंक फाइनेंसिंग का पार्ट होंगे। अच्छा, कैपिटल और बैंक से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट्स यहाँ दिख भी नहीं रहे हमको, तो इनका सीधा सीधा हो जाएगा। कैपिटल 50 से 75 हो गई तो 25 प्रोसीड्स, और लोन फ्रॉम बैंक 25 से 15 हो गया, 10,000 कम हो गया, तो रीपेमेंट तो आउटफ्लो हो गया, माइनस हो जाएगा। इन्वेस्टिंग में फाइनेंसिंग में केवल ये दो ही चीज़ आएंगी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के लिए हम क्या लिख दें यहाँ पर, कैश इनफ्लोज फ्रॉम कैपिटल कितनी कैपिटल इशू की है क्वेश्चन में, 50 से बढ़कर कितनी हो गई है ये 75,000, तो 25,000 की हमारी प्रोसीड्स हो गई हैं, है ना। और यूजेस की अगर हम बात करें, अभी हमने बात की लोन फ्रॉम बैंक, तो रीपेमेंट हो गया ये एक तरीके से, तो रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। कितना रीपेमेंट कर दिया 10,000 का, तो 10,000 यहाँ पर माइनस कर दीजिए, और इस तरह से हमारी 15,000 क्या आ गया, कैश इनफ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। हम इसे लिख देंगे कैश इनफ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की बात तो यहाँ पर हो जाती है। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की। अब इन्वेस्टिंग में बच्चों ध्यान दीजिए, मैंने जो फर्नीचर सेल किया है उस पर कितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था ये मुझे नहीं पता, ना उसकी रिटन डाउन वैल्यू पता है। तो सबसे पहले हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे, क्लियर, जिससे हमें ये पता लग जाए कि जो सोल्ड मशीनरी है उस पर कितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट में क्या करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है ना। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन BD। कितना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस 6,000, ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने 6,000। और क्लोजिंग कितना है 9,000, तो दैट इज 9,000। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए। उसके बाद उसने हमसे कहा है कि पूरे साल फर्नीचर पर 5,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगाया गया है। देखिए बच्चों, इस अकाउंट में 6,000 पहले से था, मैंने 5,000 और लगा दिया तो इसके ओपनिंग बैलेंस को इंक्रीज कर दिया। 5,000 की ट्रांसफर एंट्री कहाँ से आएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट से, है ना। तो फर्नीचर का जो डेप्रिसिएशन है वो यहाँ पर हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन 5,000, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, मेरे पास इस अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए था 11,000 का, लेकिन रह गया है 9,000 का। तो बीच का 2,000 कहाँ गया, बीच का 2,000 फर्नीचर का था जिसे मैंने सेल किया, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था। तो ये जो 2,000 है ये हमारा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, ठीक है।
तो इसे हम लिख देंगे टू फर्नीचर अकाउंट, वहीं से ट्रांसफ़र होकर आता है ये बैलेंसिंग फिगर। और आप इसकी डिटेल इसमें मेंशन कर सकते हैं, इट इज़ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड फर्नीचर। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब इसके बाद हम बनाते हैं फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट में फिर हम क्या देखेंगे, असेट्स का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो फर्नीचर का सबसे पहले आप ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस मेंशन कर देंगे, टू बैलेंस BD एंड बाय बैलेंस CD। देखिए कितना कितना बैलेंस है इन दोनों का, 20 एंड 36,000, 20,000 एंड 36,000। ठीक है, देन उसके बाद उसने हमसे कहा था कि हमने फर्नीचर सेल किया, उस फर्नीचर की कॉस्ट कितनी थी, उस फर्नीचर की कॉस्ट थी 4,000, है ना। तो देखिए ध्यान दीजिए, 4,000 उस फर्नीचर की कॉस्ट थी, और इस पर रिटन डाउन, इसका रिटन डाउन वैल्यू हम कैसे निकालें, इस डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें। तो 2,000 इसमें से मैंने माइनस कर दिया, तो इसका मतलब इसकी रिटन डाउन वैल्यू हो गई WDV 2,000 रुपये। और फिर इस पर मैंने कितना प्रॉफिट लिया, 3,000 प्रॉफिट ऐड कर दूँ इसमें, प्लस प्रॉफिट 3,000। इसका मतलब मैंने इसे कितने में सेल किया, मैंने इसे 5,000 में सेल किया। 4,000 इसकी कॉस्ट थी, जिस पर 2,000 का डेप्रिसिएशन राइट ऑफ हो चुका था, इससे माइनस किया, दैट इज़ 2,000। फिर इस 2,000 पे मैंने 3,000 का प्रॉफिट लिया, तो 5,000 इसकी क्या आ गई, सोर्सेज हो गए हमारे पास, यानी हमने इसे 5,000 में सेल किया। तो जब मैं यहाँ फर्नीचर की बात करूँगी तो 20,000 था, इसमें से बाय कैश या बैंक जो भी आप लिखते हैं दैट इज़ 5,000, और उसके अलावा इस पर मेरा प्रॉफिट कितना था 3,000, तो दैट इज़ 2 P&L, ये 3,000 हो गया, है ना। और इसकी कॉस्ट एक्चुअल में कितनी थी, 4,000 थी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये ट्रांसफर एंट्री यहाँ से मान लीजिए आप, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2,000, यानी कि मेरा जो फर्नीचर है उसे मैंने 5,000 में बेचा, इस 5,000 के फर्नीचर पर 2,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका था, क्योंकि प्रोविजन अकाउंट अलग से प्रिपेयर किया जा रहा है और इसे हम कॉस्ट पे शो कर रहे हैं, तो मुझे सारा का सारा प्रोविजन यहाँ शो करना पड़ेगा। और 3,000 का मुझे इस पर प्रॉफिट हुआ था। अब आप ध्यान दीजिए, 5 + 2 7,000 है, 7 में से 3 गया, तो 4,000 का एडजस्टमेंट हमें करना था कॉस्ट का, पूरा 4,000 इधर से लेस हो गया, है ना। इस तरीके से फर्नीचर का एडजस्टमेंट हो गया। अब आप देख लीजिए, इनमें जो भी डिफरेंस होगा वो हमारी फर्दर परचेजेस होंगी। सेल्स तो हमें क्वेश्चन में मेंशनड ही है। देखिए इधर का बैलेंस आ रहा है 23,000, बच्चों इसे मैं इरेज कर रही हूँ यहाँ पर, और इधर का टोटल कितना आ रहा है 35, 40, 43,000, ठीक है। और जबकि इधर का है 23, इसका मतलब जो 20,000 है वो क्या है, दैट इज परचेजेस टू कैश परचेजेस, और ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। इसका मतलब हमारी जो मशीनरी है उससे हमें तो सोर्सेज हैं, कैश इनफ्लोज हैं, और 20,000 का आउटफ्लो है। अच्छा पॉइंट है, काफ़ी अच्छा पॉइंट है, और आपको असेट अकाउंट प्रिपेयर करना आना ही चाहिए, यू हैव टू नो दिस, है ना। और इसमें स्पेशली जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोविजन का मतलब है कि डेप्रिसिएशन के लिए हमने एक अलग अकाउंट खोला हुआ है, सारा हिसाब किताब हम उससे करेंगे। मशीनरी अकाउंट में सीधा सीधा उसकी कॉस्ट पर सारी चीज़ें कर रहे हैं, और अगर हम कोई असेट सेल करते हैं तो उससे रिलेटेड जो डेप्रिसिएशन है फिर हमें उसे इस अकाउंट में लिखना होता है, ठीक है। तब आप इन्वेस्टिंग के बाद, फाइनेंसिंग के बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए इन्वेस्टिंग में सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर के सेल से हमें 5,000 रिसीव हुआ, दैट इज़ 5,000, और उसके अलावा परचेजेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर के परचेजेस में 20,000 चला गया। इसके अलावा देख लीजिए क्वेश्चन में कुछ और तो नहीं बचा, बस है ही एक ही चीज़, केवल फर्नीचर है और कुछ है ही नहीं हमारे पास। तो जो आया दैट इज़ 15,000, हम इसे बोल देंगे कैश आउटफ्लोज। फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। एक में हमारे पास कैश इनफ्लोज हो रहा है, दूसरे में कैश आउटफ्लोज हो रहा है, दोनों 15,000 के हो रहे हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कॉस्ट माइनस accumulated depreciation is equal to
WDV प्लस प्रॉफिट, है ना, इज इक्वल सेलिंग प्राइस। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये तीनों एक्टिविटीज समझ आई होंगी। अब हम इस चैप्टर के लास्ट में जाते हुए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, है ना, जिसमें हम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों एक्टिविटीज़ प्रिपेयर करेंगे और उससे हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। उसमें उनका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस एडजस्ट करके देखेंगे हमारा आंसर मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, हम एक्टिविटी सही से कैलकुलेट कर पा रहे हैं या नहीं। आई होप आप तब तक ये चीज़ें कंप्लीट कर लीजिए। आप लोगों ने बुक परचेस कर ली होगी अपने लिए कोटा यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, जो भी आपको बुक लेनी है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।